अनमोल और पिंकी को फारूक समी साथ ही मौजूद रहेगी। नुमाइंदा खुसूसी नजीर शाह भी हमारे साथ मौजूद है। नजीर, क्या बताया जा रहा है, पुलिस क्या कहती है, तमाम मुकदमात में एक साथ ही क्यों पेश किया गया पिंकी को? हेलो जी नजीर, आप तक आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आवाज। अच्छा नजीर, ये बताइए कि पुलिस इस बारे में क्या कहती है कि क्यों तमाम मुकदमात में एक ही दफा एक साथ ही पेश किया गया? देखिए, पुलिस की वकील थे जो पिंकी के खिलाफ जो उनसे ज्यादा मुनज्जम और ताकतवर पिंकी के वकील निकले, जिन्होंने अपना मौकफ न सिर्फ जज तक पहुंचाया बल्कि वो वही उन्होंने किया जो वो करना चाहते थे। जो जब से पिंकी की गिरफ्तारी की गई है तो पुलिस कई मरतबा बुगलाहट का शिकार नजर आई है, गफलत पर गफलत। और जितने ज्यादा इस पूरे मामलात में हमने शोबा तफ्तीश की गफलत और नाकामियां देखी हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो। जब से तकरीबन 4 या 5 साल पहले भी हमने देखा था, जब एडिशनल आईजी कराची थे गुलाम नबी मेमन, उससे पहले एक और आईजी थे, तो सबसे ज्यादा कराची में और सिंध पुलिस में शोबे तफ्तीश पर काम किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमजोर जो सिंध पुलिस है वो प्रोसिक्यूशन में। अगर पुलिस किसी शख्स को सजा दिलवाना चाहे तो वो एक एफआईआर में भी उसको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है, और ना करना चाहे तो 50 मुकदमात भी दर्ज हो जाएं तो कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ दिलचस्पी पे मुनहसर होता है या उन ऑर्डर्स पे जो ऊपर से बाला हुकाम की जानिब से आ रहे होते हैं कि इसकी लिमिट या इसका किस हद तक इस केस को आगे परसू करना है। हमने ये देखा कि जब जुडिशल अदालत में इस केस को जब आगे पहुंचाया गया कि अब यहाँ चलेगा, तो हमें उम्मीद हुई कि पुलिस अब सीरियस नजर आती है और वो उन तमाम बिखेड़ों से हटने के बाद जुडिशल कम्प्लेक्स जब जाएगी तो उन रिमांड लेने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि वहां उनकी आराम से सुनी जाएगी और उनके बीच में कोई शोर शराबा नहीं होगा। लेकिन उसके बरअक्स हमने ये देखा कि इस तरीके से इस केस को आगे चलाया गया जैसे किसी नदी के नीचे बैठने वाले या किसी चर्च बेचने वाले को पकड़कर पेश किया गया हो। हमारे जरा ये कहते हैं कि पिंकी के जो इस 12-13 दिन में जो तफ्तीश हुई है उसके अंदर पुलिस ने काफी ज्यादा मालूमात इससे हासिल भी की हैं। इसकी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस का भी पता चला है। बहुत सारे इसके एसोसिएट्स हैं, चाहे कराची में हो, पंजाब में हो, उन तमाम का भी मालूम चला है। लेकिन इस केस पर काम करने के लिए पुलिस को इसका मजीद रिमांड हासिल करने की जरूरत थी, वो नाम सामने लाने की जरूरत थी, कौन इसके पीछे थे। इतने ताकतवर लोग जो चाहते थे या तो पिंकी जो है इनके नाम ना ले, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आते थे। अगर रिमांड हासिल करना पुलिस का मकसद होता तो फिर तो अनमोल और पिंकी को, लेकिन यहाँ तो हमने ये देखा कि तमाम मुकदमात में एक साथ ही पुलिस ने पेश कर दिया, तो ऐसे में तो पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठ रहा है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पुलिस भी यही चाह रही थी कि बस ये जुडिशल हो, जान छूटे हमारी। बिल्कुल ऐसे ही देखें, इनको ये चाहिए था कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर ना भी करते तो कम से कम अलग अलग थानों का, अगर ये कहते हैं कि 5 मदरक्षा के, 4 गिजरी के और 2 गार्डन थाने के, 1 बगदादी का, इस तरह मुख्तलिफ जो मुकदमात थे, तो एटलीस्ट ये थानों के हिसाब से ही जो हर थाने का यकीनी तौर पर आईओ अलग होगा और हर केस अलग होगा। तो आप एटलीस्ट जो उन तमाम जो आईओस थे उनको आप उस तरीके से वो जज के पास जाते और उस अपने केस में वो उससे रिमांड मांगते हैं, और केस तैयार भी इस तरीके का कि जज को कन्विंस किया जाता है, उसको बताया जाता है कि कितनी जरूरी है इसकी जो रिमांड हमें हासिल करना कितना जरूरी है, क्योंकि ये कोई एक गली मोहल्ले का नेटवर्क नहीं, मुल्क सिस्टम चला रही थी बल्कि बैनुल अक़वामी चला रही थी। इसके सिस्टम में नाइजीरियन लोग मुलविस है। बैनुल अक़वामी तौर पर इसको अगर आप देख जाए तो कोकीन का जो नेटवर्क था इसका वो बैनुल अक़वामी था, वो वहां से कोकीन पाकिस्तान लेकर आते थे, उसके बाद फिर पंजाब, फिर कराची, फिर पंजाब। तो ये बाकायदा एक ऐसा मुनज़्ज़म नेटवर्क ये था जिसने साल से जितने मुतल्लिका अदारे उनकी आंखों में धूल झोंक के रखी थी, और धूल सिर्फ ऐसे नहीं झोंकी हुई थी, उसके लिए बहुत बड़ा पैसा चलाया गया, उसके लिए रिश्वत दी गई, चाहे बंगले दिए गए, पैसे दिए गए, पैसे पे पैसा चलता। इनकी ऐसे ही नहीं बचती रही इतने सालों तक। उसमें बहुत बड़े तादाद में लोगों ने उससे मुस्तफीद हुए। उन मुस्तफीद होने वालों को भी कटहरे में लाना चाहिए, और जो नेटवर्क अब तक ये सामने आ चुका है
पुलिस ने अब क्या किया है, इससे पहले एक पिंकी गिरफ्तार हुई, उसके बाद ईशान और सोहेल गिरफ्तार हुए, उसके बाद एक और मुलजिम समीर है जिसके अकाउंट पिंकी से कनेक्ट पाया गया। तो पुलिस ने जेल में जाकर इजाजत मांगी तफ्तीश के लिए, वो भी मिली, उसकी जानिब से भी काफी अहम मालूमात दी गई हैं। लेकिन ये जो केस एक साथ आज खत्म हुए हैं या एक साथ इनको अदालत में पेश किया गया, कस्टडी दे दी गई है, मैं समझता हूँ ये प्रोसिक्यूशन की नाकामी है कि वो मजीद रिमांड हासिल करने में नाकाम रही। पुलिस को तो चाहिए था इस केस में उनको पहला रिमांड ही कम से कम 15 दिन का मिलना चाहिए था, लेकिन 3 अभी 4 दिन, मेरे ख्याल में ये मजमूई तौर पर देखा जाए तो शायद 13 दिन का भी इसका रिमांड नहीं हुआ और उसका जुडिशियल कर दिया गया, जो एक सवालिया निशान है। जी अच्छा नजीर, जरा ये बताइएगा, अनमोल और पिंकी के जो केस है इसमें अब तक कितने अफराद मजीद गिरफ्तार हुए हैं या पहले से गिरफ्तार थे? देखिए, इसके अंदर हमारे पास अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले हमारे पास एक मजीद अहम पेशरफ जो इस पे हुई है वो सामने आई है कि पुलिस ने इसमें 2 मजीद राइडर्स को गिरफ्तार कर लिया है। उन दो राइडर समेत 4 ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया है। तो अगर पहले के 3 और ये 4 देखें तो तकरीबन इसमें 7 गिरफ्तारियां, 7 पहले से ही जेल में मुंतकिल है समीर। तो इसमें 8 लोग पिंकी नेटवर्क से मुतल्लिक सिर्फ कराची के अंदर में बात करूंगा तो वो आ चुके हैं, क्योंकि पंजाब में जो नाइजीरियन समेत जो 11 गिरफ्तारियां हुई थी वो अलग है। पंजाब पुलिस इस केस पे अपने तौर पर काम कर रही है। कराची पुलिस का जब ये रिमांड का और ये तमाम सिलसिला खत्म होगा तो ANF तैयार बैठी होगी, फिर वो भी इस पर रिमांड लेगी। तो उसका और ANF का मुकदमा सिर्फ ये 69C का मंशियात का नहीं है, बल्कि उसमें AML की सेक्शन भी लगी हुई है, जिसको आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो सेक्शन होती है वो उसमें मौजूद है। क्योंकि उनका कानून ये कहता है कि किसी भी मुलजिम जो इस तरह के मंशियात नारकोटिक्स एक्ट में हो, अगर उसके अकाउंट में 25 लाख से ज्यादा हो तो उसका फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उस पर वो भी मुकदमा अलग से चलता है। तो अभी ये 8 मुलजिमान पुलिस के पास, आप समझ सकते हैं अगर इन 8 मुलजिमान से भी पुलिस कोई बड़ी खबर या बड़ा नेटवर्क क्रैक डाउन नहीं क्रैक कर पाती तो आप समझिए फिर नाकामी पर नाकामी होगी। और पिंकी इनके पास जो थी ये सिंध पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक कामयाबी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस कामयाबी को ऐसे जाया अगर करने दिया गया तो फिर ये इतना बड़ा सवालिया निशान होगा, क्योंकि पंजाब पुलिस ये कहती है कि अगर इस पिंकी को हमारे हवाले किया जाए तो हम उसका पूरा कच्चा चट्टा खोल कर रख देंगे। तो सिंध पुलिस को भी चाहिए कि जब तक पंजाब पुलिस को रिमांड के लिए पंजाब पुलिस की तहवील में दिया है तो उससे पहले ही उससे इस हद तक इसका नेटवर्क जान लें, उसके पीछे कौन से अनासिर हैं, कौन से इसकी हम कस्टमर की लिस्ट पर तो जा ही नहीं रहे। उनकी तादाद तो शायद 2000 से ज्यादा है, जिसमें 800 से ज्यादा के नाम भी सामने आ चुके हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर कम से कम इसकी पुष्ट बनाई करने वाले लोग किस शोबे से वाबस्ते हैं, कौन कौन लोग हैं, कम से कम उनके नाम सामने आने चाहिए, ताकि लोगों को पता सामने आने चाहिए। नजीर शाह, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। माहिर कानून कैसर इमाम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये अनमोल और पिंकी का केस है और अब उसमें हुआ ये है कि पुलिस जो है वो एक मर्तबा फिर से नाकाम हुई है पिंकी का रिमांड लेने में, और तमाम केसेस में एक साथ ही पेश किया और रिमांड लेने में नाकाम होने के बाद अब पिंकी को कुछ जुडिशियल कर दिया गया है। अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा मुलजिम होता है जिस पर बहुत सारे मुकदमात होते हैं तो एक दफा पेश किया जाता है एक केस में, फिर दूसरे केस में पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई दी। कानून इस पर क्या कहता है? अच्छा, ऐसे है कि मैं आपको इस प्रोपोजिशन को थोड़ा सिंपल करके समझाता हूं कि है क्या, ताकि जो भी सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको समझ आ जाए। होता ये है कि एक खातून को जब हमारे कानून में गिरफ्तार किया जाता है और एक मर्द को जब गिरफ्तार किया जाता है तो इन दोनों का ट्रीटमेंट सेक्शन 167 है CRPC का, उसके मुताबिक डिफरेंट है। अगर किसी मर्द को गिरफ्तार किया जाएगा तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होके उसका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड का मतलब है कि उसकी कस्टडी पुलिस को वापस मिल जाती है ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन कानून वहां पर ये कहता है कि अगर कोई औरत मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाएगी तो उसका रिमांड नहीं दिया जाएगा कि उसे पुलिस स्टेशन ले जाएं, बल्कि उसको जुडिशियल कस्टडी में या जेल में भिजवा दिया जाएगा। और जब भी उसकी तफ्तीश की जरूरत होगी तो सुबह सूरज निकलने के बाद उसको लिया जाएगा जेल से और शाम को सूरज निकलने से पहले वापस जेल में पहुंचा दिया जाएगा। पुलिस स्टेशन में
تفتیش کے لیے اس کو رات نہیں گزاری جا سکتی. دس از دی لا جو 167 کا ہے. اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ اگر ہارڈنڈ کرمنلز ہیں, اینٹی ٹیررزم کی چیزیں ہیں, نیب کی چیزیں ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں, تو وہاں پر دیر آر سرٹن ایکسیپشنز. یہ تو ہے پوائنٹ نمبر 1. دوسرا قانون یہ ہے کہ ہمارے پاس پولیس رولز ہیں 1934 کے, جو کہ اسٹیبلشمنٹ آف پولیس ایکٹ 1861 کے تحت بنے ہوئے ہیں. یہ پولیس رولز ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر کسی ایک ڈسٹرکٹ میں ایک سے زیادہ مقدمات درج ہیں اور وہ کسی ایک مقدمے میں گرفتار ہوتا ہے, تو یہ لازم ہے پولیس کے اوپر کہ وہ سارے مقدمات جو اس ڈسٹرکٹ کے ہیں ان سب میں اس کو گرفتار کرے. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ غیر قانونی کام ہے اور سیکشن 29 کے تحت ان کے خلاف پروسیڈنگز ہوں گی. تو یہ جو پنکی والے کیس میں اس کے خلاف 16 یا 17 مقدمات ہیں, جب ایک مقدمے میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو یہ قانوناً ان کو سارے مقدموں میں اسی وقت گرفتار کرنا تھا. کنزیکٹو نہیں کر سکتے کہ ایک میں گرفتار کر کے اس میں جوڈیشل کروائیں, جیل چلی جائے, پھر جیل میں واپس بلائیں, دوسرے میں گرفتار کریں, پھر جیل بھجوائیں. یہ کنزیکٹو ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا قانوناً. اچھا قیصر امام صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایگزیمپشنز ہوتی ہیں 167 سیکشن کے تحت کہ اگر کوئی خاتون ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا لیکن جوڈیشل کر دیا جائے گا, اور اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یا سورج طلوع ہونے سے پہلے والی جو بات آپ نے کہی. لیکن اگر کوئی خطرناک مجرمہ ہے یا ملزمہ ہے تو کیا ایسی صورتحال میں بھی جو پولیس کا یہی پروگیٹو ہوگا, یہی سب کچھ اسی طرح سے ہی ہوگا؟ دیکھیں, خطرناک بذات خود جو ہے اگر کوئی ایک قانونی ٹرم ہو تو میں تو اس پہ کوئی کمنٹ کروں, لیکن دیکھیں خطرناک کا جو ایک اوور آل کانسیپٹ ہے وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں کہ اگر وہ کسی دہشت گردی کی FIR میں ملزم ہے, اگر کسی قتل کے مقدمے میں وہ ملزم ہے, اگر کسی نیب کے مقدمے میں وہ ملزم ہے, تو یہ قانون نے خود ایکسیپشنز دی ہوئی ہیں. لیکن قیصر صاحب اگر کوئی خاتون جو ہے وہ معاشرے میں زہر گھول رہی ہے اور قتل کا مقدمہ بھی ان پر ہے کیونکہ اوور ڈوز کی وجہ سے ایک نوجوان کی جان گئی ہے, اس میں اگر اوور ڈوز کے مقدمے میں وہ 302 کا مقدمہ تھا اور اس میں پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اس کو تفتیش کی ضرورت ہے تو 167 کے تحت وہ مزید ریمانڈ لے سکتی ہے. قتل کے مقدمے میں ہو سکتا ہے, دہشت گردی کے مقدمے میں ہو سکتا ہے, لیکن نارکوٹکس کا جو کیس ہے وہ اس زمرے میں فال نہیں کرتا. آج تک کی قانون یہی کہتا ہے. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نارکوٹکس کے مقدمے میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا؟ جی, ایسا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو لے کے تو آپ تھانے میں تفتیش کے لیے نہیں رکھ سکتے, اس کا فزیکل ریمانڈ نہیں لے سکتے. یعنی قیصر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ تمام مقدمات میں ایک ساتھ پیشی کیوں کیا, پولیس ریمانڈ تو ہونا ہی نہیں ہے, یہ تو ہونا ہی جوڈیشل تھا. جی, آپ درست فرما رہے ہیں, آپ درست سمجھیں کہ قانون میں جو نسبت ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قیصر امام صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. نذیر شاہ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر, یہ کہیے کہ کیا اس کیس میں اب تک کی جو ہے وہ پیش رفت ہے, کتنے ملزمان جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے, کتنے مقدمات میں آج اس کو پیش کیا گیا تھا جس میں اس کو جوڈیشل کیا گیا ہے؟ دیکھیں, اب تک جو ملزمان ہیں جو گرفتار ہوئے ان کی تعداد جو ہے تقریباً 7 ہو چکی ہے, اور ایک ملزم جو سمیر ہے جو پنکی کا خاص کارندہ ہے وہ پہلے سے جیل میں تھا اور پولیس نے اس سے جا کر اسے تفتیش کی اجازت بھی لی تھی. تو سب سے پہلے پنکی کو گرفتار کیا گیا تھا. پنکی کی گرفتاری کے بعد پنکی کا وہی اپارٹمنٹ جو A1 کمپلیکس تھا. نذیر شاہ سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے, اپڈیٹ کریں آپ کو. کراچی سینٹرل جیل میں قائم جوڈیشل کمپلیکس میں کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف مقدمات کی سماعت ہوئی اور تمام مقدمات میں انہیں جوڈیشل کر دیا گیا ہے.